मानो एक लड़की आपको खुद मैसेज करती है पहली बार, आपके खुद उसके डीएम में स्लाइड होने से पहले, और वो आपके ही टाइप की निकलती है। सेम म्यूजिक टेस्ट, उसे सेम शोज भी पसंद होते हैं और उसका सेम सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है। कुछ हफ्तों में वो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाती है, वो भी बिना कभी मिले। और फिर एक दिन वो आपसे एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट करती है। वो आपसे कहती है कि बस एक ऐप डाउनलोड कर लो मेरे लिए। और ये कहानी उस लड़के की है जिसने सच में उस लड़की की बात में आकर ये ऐप डाउनलोड कर लिया था। 3 दिन बाद उसके फ़ोन की सारी फोटोज, सारी चैट्स और सारे कॉन्टैक्ट्स एक अजनबी के पास पहुंच गए थे। और वो अजनबी अब पैसे मांग रहा था, उससे रैंसम मांग रहा था। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस लड़के ने कुछ भी गलत नहीं करा था। उसने बस अपनी एक दोस्त पे ट्रस्ट किया था। और आज के टाइम में ये गलती कोई भी कर सकता है, आप भी। चलो मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ इस कहानी के बारे में। ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसकी ज़िंदगी वर्चुअली ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को जीता था इंस्टेड ऑफ IRL। इसका रियल नेम तो मैं ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इसके नाम को हम लोग आर्यन कह लेते हैं। सो दिल्ली का लड़का था ये। उम्र होगी इसकी कोई 21-22 साल की। उसका कॉलेज चल रहा था इस टाइम पर और घर पे सब कुछ ठीक था उसके। ऊपर से देखो तो एकदम नॉर्मल लाइफ थी उसकी और थोड़े बहुत पैसे कमाने का जरिया भी था इसके पास। लेकिन जैसा कि आजकल बहुत सारे लोगों के साथ होता है, उसकी जो जिंदगी थी वो कहीं ना कहीं पूरा उसके फ़ोन के अराउंड रिवॉल्व करती थी। उसके जितने भी दोस्त थे या फिर जो भी उसके सबसे ज़्यादा क्लोज दोस्त थे वो ज़्यादातर ऑनलाइन ही हुआ करते थे। और इन लोगों से ऑब्वियसली बात थी कि वो कभी भी मिला नहीं था। तो जैसे कि नॉर्मल फ्रेंडशिप में लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, मिलते हैं, घूमने जाते हैं, शाम को गेड़ियाँ मारने जाते हैं, कुछ एक्टिविटी साथ में करते हैं। लेट्स से फुटबॉल खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं साथ में बैठकर। वो चीज़ आर्यन भी करता था, लेकिन बस ऑनलाइन पे। और वो स्पेशली एक स्पेसिफिक ऐप का यूज़ करता था जिसका नाम था डिस्कॉर्ड। अगर आपको नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। डिस्कॉर्ड एक एप्लीकेशन है जहाँ लोग अलग अलग सर्वर्स में बात करते हैं। हर सर्वर एक छोटा सा ग्रुप होता है। किसी भी टॉपिक पे, गेमिंग हो गया, मीम्स हो गया, या फिर आर्ट के ऊपर भी बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। लोग घंटों तक वॉइस कॉल पे साथ रहते हैं, एक दूसरे की पूरी लाइफ के बारे में जानते हैं और बिना कभी मिले अपने पक्के दोस्त डिस्कॉर्ड पे बना लेते हैं। तो आर्यन ऐसे काफ़ी सारे सर्वर्स में था। एंड बाय द वे डिस्कॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर तक ही सीमित नहीं है, ये आपके टैबलेट पर, ये आपके फ़ोन पर भी अवेलेबल है। तो बच्चों को एक दूसरे से कनेक्ट करना ईजी हो जाता है इसमें। तो जैसे कि मैंने कहा कि आर्यन डिस्कॉर्ड में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता था, डिस्कॉर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करता था। तो बहुत सारे सर्वर में भी था और उनमें से उसका जो फेवरेट एक सर्वर था वो था आर्ट से रिलेटेड, जहाँ पर लोग अपनी ड्राइंग्स पोस्ट करते थे या फिर अपनी स्केचेस पोस्ट करते थे। क्योंकि आर्यन को भी आर्ट में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था और उससे ऐसा लगता था कि बस ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग मेरा काम देखते हैं, सीरियसली मेरा काम देखते हैं, सीरियसली मेरे काम की तारीफ़ करते हैं और सीरियसली उसे एक रिकग्निशन मिलती है यहाँ पर। सो ही फेल्ट सीन इन दैट सर्वर, ही फेल्ट हर्ड इन दैट सर्वर। ये उसकी अपनी सी जगह थी और सारी की सारी प्रॉब्लम इस ही जगह से शुरू हुई थी। एक दिन उस सर्वर पे एक नई लड़की आई। उसका यूज़र नेम था सना। उसकी प्रोफाइल पिक्चर पे एक आर्ट वाली इमेज थी। उसने उस सर्वर पे कुछ स्केचेस पोस्ट किए थे और वो सच में अच्छे थे। आर्यन ने बस कैजुअली उसके पोस्ट के नीचे लिख दिया था कि कलर्स बहुत अच्छे हैं तुम्हारा है। उसने बस इतना सा ही लिखा था और अगले दिन सना ने उसे खुद DM किया, पर्सनल मैसेज, वो भी खुद से पहले। नाउ ऑनलाइन दुनिया में अब तो इतने सारे डेटिंग ऐप्स भी आ गए हैं, तो ऑनलाइन दुनिया में ये शायद से एक नॉर्मल बात लग सकती है कि लड़की पहले मैसेज कर रही है। लेकिन अब तुम लोग खुद सोचो कि एक ऐसा लड़का जिसे लगता था कि उसे कोई नहीं सुनता है, उसे कोई नहीं देख सकता है, उसे कोई नोटिस नहीं करता है, उसके लिए एक लड़की का DM पहले आना खुद से, वो भी ऐसी लड़की जिसका इंटरेस्ट उसके सिमिलर हो, ये एक बहुत बड़ी बात थी उसके लिए। एक लड़की जिसकी आर्ट को, जिसकी कला को वो इतना ज़्यादा अच्छा मानता था कि उसने उसकी खुद तारीफ़ करी थी। उस लड़की ने पहले खुद से आकर आर्यन को मैसेज करा था
और बस वहीं से इन दोनों की बातें शुरू हो गई। पहले दोनों ने आर्ट के बारे में बात ही करी। पहले आर्यन ने भी फिर अपनी जो आर्ट उसने बनाई थी वो उसे भेजी। सना ने भी अपनी जो आर्ट्स उसने बनाई थी, जो भी वाटर कलर की चीज़ें थी उसकी, वो आर्यन को भेजी, उसका फीडबैक लिया। फिर इन दोनों ने म्यूज़िक की बात करी, फिर शोज़ की बात करी कि फेवरेट शोज़ कौन से हैं तेरे। फिर ये लोग आ गए थे ज़िंदगी के टॉपिक पर। आर्यन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी बात और सबसे ज़्यादा इजी बात जो थी वो ये था कि सना से वो जब भी बात करता था उससे प्रिटेंड नहीं करना पड़ता था, उसे कोई भी मुश्किल नहीं होती थी उससे बात करने में। शी वॉज़ वेरी ईजी टू टॉक टू। वो उसकी हर चीज़ समझती थी, उसकी हर बात पे हंसती थी। और वो भी आर्यन की तरह एक नाइट आउल थी। मैं कुछ अजीब सा बोलने वाला था वैसे भी, लेकिन वो भी आर्यन की तरह एक नाइट आउल थी। उसे भी ऐसा लगता था कि जैसे आर्यन को लगता था, उसने कहा था ये चीज़ कि उसे ऐसा लगता था कि पहले मुझे इंसोम्निया है, तो सना ने भी उससे कहा था कि उसे भी इंसोम्निया है। तो ये चीज़ें भी उनकी मैच हो रही थी। और कुछ ही हफ्तों में दोनों ये बहुत ही ज़्यादा बात करने लगे थे, दिन भर बात करने लगे थे। आर्यन की जो सुबह की शुरुआत थी वो सना के गुड मॉर्निंग से होती थी, और रात में या फिर सुबह जब वो वापस सोने जाता था तो वो सना के गुड नाइट से ही वापस सोने जाता था। वो दोनों कभी मिले नहीं थे बाय द वे इन रियल लाइफ। वो दोनों एक ही सिटी में रहते थे लेकिन फिर भी कभी नहीं मिले थे। आर्यन ने तो सना की आवाज़ भी प्रॉपरली ढंग से नहीं सुनी थी, लेकिन अब सना इतनी ज़्यादा बात करने के बाद सना उसकी लाइफ का एक इतना इंटीग्रल पार्ट, इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया था कि बिना सना के उसको अब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मेरी ज़िंदगी नॉर्मल है। एंड दिस इज़ अ रियल थिंग जो बहुत सारे लोगों को फील होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है या सही है, या फिर कंप्यूटर से या फिर फ़ोन के थ्रू अगर हम किसी से बात कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं तो वो चीज़ कुछ गलत है। लेकिन जितनी ज़्यादा हमें एक असली इंसान से असलियत में मिलने पर जो कनेक्टिविटी फील होती है, फिर जो हमें क्लोजनेस फील होती है, वही सेम चीज़ हमें ऑनलाइन भी फील होती है। दिमाग को उस टाइम पे ये चीज़ का फ़र्क समझ नहीं आता कि सामने वाला मेरे बगल में नहीं बैठा है बल्कि एक स्क्रीन के पार है। और जहाँ तक बात रही सना की आवाज़ ढंग से ना सुनने की, उसके लिए आर्यन ने कहा था कि सना और आर्यन ने पहले कॉल्स पे बात भी करी थी, क्योंकि ये लोग साथ में गेम्स भी खेला करते थे। लेकिन क्योंकि ये दोनों बड़े थे एंड आर्यन पार्ट टाइम जॉब भी करता था पैसे कमाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा भी इन लोगों ने डिस्कॉर्ड कॉल पे बात नहीं करी थी। लेकिन जितनी भी इसने बात करी थी सना से, वो बहुत ही ज़्यादा, सना की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी, लेकिन हमेशा शॉर्ट बर्स्ट में उसने सना से बात करी थी कॉल्स पे। फिर एक रात बातों बातों में सना ने एक नई चीज़ का जिक्र किया आर्यन पर। उसने बताया कि वो एक प्राइवेट ग्रुप की मेंबर है, एक छोटा सा इनवाइट ओनली कलेक्टिव जिसमें बस कुछ गिने चुने लोग थे। उसने बताया कि ये लोग क्रिप्टो और एनएफटी की दुनिया के इनसाइडर्स थे, ऐसे लोग जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन होती है जो पब्लिक तक पहुंचने से पहले पैसों में बदल जाती है। तो ये लोग बेसिकली पैसे की, मनी की ट्रेडिंग कर रहे थे। दे वर डूइंग इनसाइडर ट्रेडिंग। सना ने आर्यन को बताया कि इस स्पेसिफिक ग्रुप की वजह से, इस स्पेसिफिक डिस्कॉर्ड सर्वर की वजह से वो खुद पिछले कुछ महीनों में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा चुकी है अपने एग्जिस्टिंग पैसे से। और फिर उसने बातों बातों में आर्यन को ये जिक्र करा कि तू भी आ जाए इस सर्वर पे, मैं तुझे ऐड करा दूंगी, इवन दो दिस इज़ ओनली इनवाइट ओनली। और बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर लोग को रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक लोगों को चुनते हैं ये, मैं तुझे फिर भी इसमें ऐड करा दूंगी, तू आ जा। अब अगर यही बात मैं तुम्हें बोलता तो तुम्हें लगता कि भाई ये तो स्पॉन्सर है, या फिर अगर कोई और इंसान तुम्हें बोलता तो तुम्हें ऐसा लगता कि भाई ये तो मुझे पक्का बेवकूफ़ बना रहा है, क्विक क्या बोलते हैं उसे, गेट रिच क्विकली वाली स्कीम मुझे बता रहा है, मैं नहीं फंस रहा इसमें अपने पापा की तरह। कोई भी अजनबी अगर ऐसी बातें बोलता है तो सच में पहली चीज़ यही आती दिमाग में कि ये मेरे पैसे लेके भाग जाएगा, या फिर ये इंसान मुझे सच में पागल बना रहा है, मैं इसकी बातों में नहीं आने वाला हूँ। लेकिन आर्यन के लिए ये ऑफ़र उस इंसान से आ रहे थे जिस पे वो सबसे ज़्यादा भरोसा करता था उस समय पर। और इस ऑफ़र में कहीं ना कहीं, या ऑब्वियसली इसमें मतलब कि तुम अपने पैसे इन्वेस्ट कर बहुत ज़्यादा पैसे बना रहे थे, बेसिकली प्रॉफिट कमा रहे थे। लेकिन इस जो ऑफ़र था, ये जो सना ने उसे दिया था, उसमें सिर्फ ये चीज़ नहीं थी कि तुम पैसे बना रहे हो, उसमें ये एक और चीज़ थी कि ये कुछ सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए है और आर्यन खुद इसके लिए चुना गया है।
और यही मेरे ख्याल से सना का, ऐसा कह सकते हो तुम लोग की, हुक था इस NFT या फिर क्रिप्टो सर्वर पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फिर सर्वर में ज्वाइन कराने के लिए। ये लोग तुम्हारी जेब पे नहीं, ये लोग तुम्हारे बैंक अकाउंट पे नहीं, बल्कि तुम्हारी ईगो को टारगेट कर रहे थे। लेकिन फिर भी आर्यन इतना स्मार्ट था कि पहली बार उसने सना के इस प्रपोजल को सीधा सीधा मना कर दिया। क्रिप्टो, NFT, पैसे, ये सब उसकी दुनिया नहीं थी और उसने सना को साफ बोल दिया था कि उससे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है और ना ही उसे पैसे इन्वेस्ट करने थे, क्योंकि उसे इस चीज़ की इस एज पर कोई नीड ही नहीं थी। तो ये लाइन सुनने के बाद सना ने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करा। उसने कहा ठीक है, तुझे नहीं आना है इस ग्रुप में, कोई बात नहीं, मत आ। उसने बस एक आखिरी लाइन बोली आर्यन को, और वो लाइन इतनी ज़्यादा प्रभावित हो गई उसको, या फिर वो लाइन इतनी ज़्यादा अफेक्ट हो गई उस पर कि उसने इस चीज़ के बारे में सोचने पर उसे मजबूर कर दिया। उसने कहा ठीक है, तू मत आ, तेरे को इस चीज़ में सबको इंटरेस्ट नहीं होता है NFTs में, क्रिप्टोज में, राइट? सही के, कोई बात नहीं, मत आ तू। लेकिन अगर तू इस ग्रुप में आ गया और अगर मैंने तुझे इस ग्रुप में इन्वाइट करा दिया तो हम असली ज़िंदगी में मिल सकते हैं। उसने आर्यन को दोबारा से याद दिलाया कि हम दोनों ही दिल्ली में रहते हैं, हम दोनों ही सेम सिटी में हैं, तो हम एक्चुअली में इन रियल लाइफ मिल सकते हैं। और बस उस एक लाइन ने, उस एक लालच भरी लाइन ने आर्यन के सारे शक को बिल्कुल हवा में गायब कर दिया था। वो लड़की जिससे वो इतने महीनों से बात कर रहा था, वो लड़की जिससे उसकी दिन की शुरुआत होती थी, एंड आई थिंक सो वो लड़की जिससे अब आर्यन थोड़ा थोड़ा प्यार करने लगा था, वो उससे खुद सामने से बोल रही है कि मैं तुझसे मिल सकती हूँ, तेरी आंखों के सामने आ सकती हूँ, हम लोग शायद से डेट पे भी जा सकते हैं अगर तू मेरे लिए छोटा सा काम कर दे तो ये लाइन सुनने के बाद तो ना उसके दिमाग में क्रिप्टो था, ना उसके दिमाग में NFTs था, ना उसके दिमाग में इन्वेस्टमेंट था, ना उसके दिमाग में पैसे थे। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी कि मुझे सना से मिलना है, और उसने इस ग्रुप में इनवाइट होने के लिए हाँ बोल दिया। सना ने उसे एक सर्वर का इनवाइट भेज दिया। बाहर से तो ये एकदम नॉर्मल सर्वर जैसा दिख रहा था, नॉर्मल डिस्कॉर्ड सर्वर लग रहा था। कुछ चैनल्स थे इसमें, कुछ मेंबर्स थे इसमें, थोड़ी बात क्रिप्टोज पर थी, कुछ चार्ट्स थे इसमें, कुछ स्क्रीनशॉट्स थे, सब कुछ प्रोफेशनल और रियल ही लग रहा था उसे यहाँ पर। कुछ दिन उसने वहाँ सर्वर पे बिताए भी थे, बातचीत करी थी लोगों से। लेकिन फिर सना ने उसे एक और बात बताई। सना ने उससे कहा कि असली जो काम है वो यहाँ डिस्कॉर्ड सर्वर पे नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। इवन दो एक प्राइवेट सर्वर है, फिर भी 80-100 लोग होना बहुत ज़्यादा होता है। हम अपने असली बात, असली इन्वेस्टमेंट की बात अपने खुद के ऐप पर करते हैं, जो कि सिक्योर है, प्राइवेट है, और तुझे बस इसे डाउनलोड करना है। एंड ये एक सिंपल चैट ऐप की तरह ही है ना। कोई भी इंसान अगर होता तो उसके दिमाग में रेड फ्लैग्स के या फिर रेड अलर्ट्स आ जाते कि भाई ये तो मुझसे ऐप डाउनलोड करवा रही है या फिर ये मुझे कुछ शेडी लिंक भेज देगी। लेकिन आर्यन ने सचमुच इस सर्वर में जो रिकमेंडेशन दिए थे लोगों ने पहले, या फिर जो भी इस सर्वर के लीडर्स थे, उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दिए थे उसके थ्रू सच में उसने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया था बहुत सारे महीनों में। तो आर्यन ने जब ये चीज़ देखी कि भाई अगर 100 लोगों की, 80 लोगों की ये लोग इतनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, तो और भी ज़्यादा प्राइवेट ऐप में ये मेरी कितनी ज़्यादा मदद करेंगे। और अब कहीं ना कहीं सना से मिलने का लालच तो था ही उसके मन में, लेकिन अब उससे पैसे कमाने का लालच भी आ चुका था। तो उसके बाद आर्यन ने इस लिंक भेजने वाली बात के लिए भी हाँ बोल दिया, और सना ने उसे फटाक से लिंक भेज दिया ऐप डाउनलोड करने के लिए। ये लिंक किसी नॉर्मल जगह से नहीं मिला था इन्हें, ना तो ये ऐप प्ले स्टोर पर था, ना ही आई स्टोर पर, ना किसी जानी पहचानी वेबसाइट पे। ये एक डायरेक्ट फाइल थी जिसे फ़ोन में अननोन सोर्सेज अलाउ करके इंस्टॉल करना पड़ता था। जब आर्यन ने इसे इंस्टॉल किया तो ऐप ने काफ़ी सारी परमिशंस मांगी थी उससे, जैसे कि उसके फ़ोटोज़ की, कॉन्टैक्ट्स की, मैसेजेस की, कैमरा की, लोकेशन की, सब कुछ। और आर्यन ने बिना ज़्यादा सोचे इन सारी की सारी चीज़ों के लिए यस बोल दिया था, क्योंकि सना उसकी खुद की दोस्त भी यही चीज़ कर रही थी। क्योंकि सना ने उससे ये चीज़ कही थी कि हाँ मैं भी इसी ऐप में हूँ और ये और भी ज़्यादा प्राइवेट एक्सक्लूसिव चैट ऐप है। और क्योंकि जब आपको किसी एक इंसान पर अंधा भरोसा होता है तो आप ना लेफ्ट देखते हो ना राइट देखते हो, बस जो वो कहता है उसकी बात मान लेते हो ना। यहाँ पर हमें शायद से एक और बात, क्योंकि मैं अभी आर्यन की इतनी ज़्यादा एक तरीके से मैं उसे शेड ही कर रहा था, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि आर्यन ने यहाँ पे जेन्युइनली कुछ गलत नहीं करा था। उसने ये नहीं बोला कि भाई मुझे वायरस दे दे,
उसने बस एक दोस्त की दी हुई ऐप को इंस्टॉल करा था जिसने उसकी जेन्युइनली प्रॉफिट कमाने में भी मदद करी थी, जिससे वो जेन्युइनली लाइक भी करा करता था और जिससे वो इतने सारे महीनों से बातें भी कर रहा था। और यही सैडली इस तरह के स्कैम्स की असली चाल होती है, क्योंकि ये लोग आपके टेक्निकल नॉलेज या फिर टेक्निकल गलतियों का फ़ायदा नहीं उठाते हैं, वो आपके एक्चुअली में ट्रस्ट का फ़ायदा उठाता है कि ये इंसान तो मुझ पर भरोसा करता ही है। सो अगेन कुछ दिन तक ये ऐप इंस्टॉल करने के बाद सब कुछ नॉर्मल रहा। इस ऐप में भी ये एक नॉर्मल सा ऐप था, बाय द वे दिस वाज जस्ट अ चैट बॉट भी नहीं बोल सकते, लेकिन चैट ऐप था ये, जिसमें फोटोज़ वगैरह शेयर कर सकते थे। डिस्कॉर्ड से बहुत ज़्यादा अलग था ये, लेकिन दिस वाज आल्सो अ चैट ऐप जिसमें लोग क्रिप्टो की बातें करते थे, क्रिप्टो के टिप्स भेजा करते थे। स्पेशली इसमें ज़्यादातर लोगों को मैसेज करने की क्या बोलते हैं ऑथराइज नहीं थे वो लोग, लेकिन वो जो मेंबर्स थे, जो कोर मेंबर्स थे, वो बहुत सारे स्क्रीनशॉट भेजा करते थे कि अब इस पे जाकर इन्वेस्ट करो, अब इस वाले क्रिप्टो पे जाकर इन्वेस्ट करो, इस वाले NFT पे जाके इन्वेस्ट करो। और इस चीज़ से आर्यन की जो अर्निंग थी वो 2x 3x हो चुकी थी, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। उसकी सना के साथ बातें बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी, उसकी नॉर्मल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, वो अपने काम पे भी जाया करता था, वो अपने कॉलेज भी कर रहा था, तो सब कुछ उसकी ज़िंदगी में अच्छा चल रहा था। लेकिन शायद से आर्यन एक चीज़ भूल गया था कि उसने अपने फ़ोन का एक्सेस एक अजीब से वियर्ड एस ऐप को दे दिया था। और फिर एक रात सब बदल गया जब आर्यन के सारे बैंक अकाउंट के पैसे गायब हो गए। आर्यन के पास एक मैसेज आया एक अनजान अकाउंट से। वो उस सर्वर के बाहर से था और वो उस ऐप के भी बाहर से था। उस मैसेज में कोई हेलो या फिर कोई वर्ड भी नहीं लिखा हुआ था। उस मैसेज में सीधा आर्यन की अपनी फ़ोटोज़ भेजी गई थी, उसकी गैलरी की इमेज, उसके घर वालों के नाम और नंबर्स भेजे गए थे, उसके प्राइवेट चैट्स के स्क्रीनशॉट भेजे गए थे और उनके साथ कुछ ऐसी फ़ोटोज़ भी थी जो आर्यन की थी ही नहीं। उसका चेहरा मॉर्फ करके किसी और चीज़ पे लगाया गया था, एडिट करके बनाई गई थी ये फेक इमेजेस, ऐसी इमेजेस जो रियल नहीं थी, पर देखने में कोई भी इन्हें सच मान लेता। और नीचे एक लाइन लिखी थी उसके, ये सब तेरे सारे कॉन्टैक्ट्स को चला जाएगा, तेरी फैमिली को, तेरे दोस्तों को, यहाँ तक कि तेरे भाई बहन को भी। या तो तू हमें पैसे दे या फिर हम इन्हें अभी भेज देते हैं। आर्यन के इस मोमेंट पर हाथ कांपने लगे थे, वो ढंग से कुछ सोच नहीं पा रहा था। एक ऐसा ऐप जो उसके फ्रेंड ने उसे, जो उसकी ऑलमोस्ट टू बी ई गर्लफ्रेंड ने उसे डाउनलोड करने के लिए कहा था, वो चुपचाप आर्यन के पूरे फ़ोन को इस टाइम पे कॉपी कर चुका था। उसकी हर एक फ़ोटो, उसका हर एक मैसेज, उसका हर एक कॉन्टैक्ट अब एक अनजान इंसान के पास या फिर मल्टीपल लोगों के पास था। और अब ये लोग मिलकर आर्यन को ब्लैकमेल कर रहे थे। आर्यन ने ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहला मैसेज, डरे हुए हालत में सबसे पहला मैसेज उसने सना को करा कि ये लोग मुझे डरा रहे हैं, कोई अजीब सा आदमी है मुझे मैसेज कर रहा है, मैं बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हूँ अभी, मैं बहुत ज़्यादा इन्होंने मुझे धमकाया है, प्लीज़ हेल्प मी। पर सना की साइड से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। जैसे नॉर्मली होता है ना, मैसेज में डबल टिक आता है, कोई भी डबल टिक नहीं आया उसमें, उसका मैसेज सिंगल टिक में ही रहा। यहाँ तक कि अगले कुछ दिनों तक सना ऑनलाइन भी नहीं आई। एंड इस पॉइंट पे ऐसा लग रहा था कि सना ने आर्यन को ब्लॉक कर दिया है। सना ज़्यादातर टाइम पे, मैं तुम्हें पहले भी बताया था कि वो दिन से लेकर रात तक, सुबह से लेकर रात तक ऑनलाइन रहा करती थी, लेकिन वो अचानक से आर्यन की लाइफ से गायब हो गई थी। तो आर्यन ने बार बार मैसेज करा, उसने डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी मैसेज करने की कोशिश करी थी, लोगों को धमकाने की कोशिश करी थी, प्लीज़ मुझे मत डराओ। उसने जो ये प्राइवेट चैट ऐप था उसमें भी मैसेज करने की कोशिश करी थी, लेकिन सना जैसे कि बिल्कुल हवा बन गई थी, बिल्कुल ही गायब हो गई थी वो इस पॉइंट पर। और आज तक आर्यन को ये चीज़ पता नहीं चली है कि एक्चुअली में सना है कौन। क्या सना भी किसी ऐसे जाल में फंसी हुई थी जैसे कि उसने आर्यन को, जिस चीज़ की वजह से उसको आर्यन को फंसाने में मजबूर करा होगा लोगों ने? क्या वो शुरू से ही इन लोगों के साथ ही, इन ऐप वाले लोगों के साथ ही, या फिर क्या उसने ही ये ऐप बनाया है, या फिर वो कोई रियल इंसान शायद से थी नहीं, क्या पता वो कोई लड़का हो जिसने बस प्रोफाइल पिक्चर लगा दी हो वहाँ पे और क्यूट सी लड़की की आवाज़ निकालता होगा। मेरे को तो अब प्रिटेंड बोल रहा हूँ, मेरे को बस सब गैस मारना पड़ेगा, राइट? तो क्या वो एक लड़का था? क्या वो सच में एक लड़की थी क्योंकि उसने उससे कॉल पे बात करी थी? आर्यन के दिमाग में अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो कि ये लड़की एक्चुअली में थी कौन? कमेंट डाउन बिलो। तो आर्यन
आज तक कभी नहीं जान पाया है कि सना की एक्चुअल रियलिटी, सना एक्चुअली में थी कौन। वो बस गायब हो गई और वो आर्यन को एक ऐसी जगह पे छोड़ के चली गई जिसके बारे में ना तो आर्यन जानता था और ना ही वो समझ पा रहा था कि उसके साथ एक्चुअली में क्या हो रहा है। पहले उन लोगों ने पैसे मांगे थे आर्यन से, छोटी अमाउंट जिससे वो यूपीआई भी कर सकता था। आर्यन ने डर के मारे अपनी सारी सेविंग्स जो भी बची कुची थी उसके पास वो उन्हें दे दी थी। उसने सोचा एक बार दे दूंगा तो शायद से ये लोग मेरा पीछे छोड़ देंगे, पर ब्लैकमेल करने वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। जैसे ही आप एक बार झुक जाते हो उनकी धमकी फिर कभी नहीं रुकती। कुछ दिन चुप रहने के बाद वही मैसेज दोबारा आया और इस बार अमाउंट और भी ज़्यादा था। अब उन्होंने यूपीआई छोड़ के क्रिप्टो में उससे पैसे मांगना शुरू कर दिया था। ऐसा डिजिटल पैसा जो एक बार चला जाए तो ना कभी वापस आता है और ना ही कभी ट्रैक होता है। और अब आर्यन के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और तब इस जाल का असली चेहरा सामने आया आर्यन के। आर्यन ने बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ा के जो भी ये लोग बैठे थे इस मैसेज के पीछे उनसे कहा कि देखो मेरे पास सच में अब पैसे नहीं है, मैं तुम्हें सच में कुछ नहीं दे सकता हूँ इस पॉइंट पर, क्योंकि मेरे जितने भी पैसे थे सबसे पहली बात तो वो गायब हो गए थे। मैं अपने दोस्तों से पैसे मांग कर तुम्हें यूपीआई करा था, तो अब मेरे पास जेन्युइनली तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें मेरी फ़ोटोज़ लीक करनी है तो तुम कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ ऐसा मत करना। तो उन लोगों ने आर्यन को एक सलाह दी। उन्होंने आर्यन को कहा ठीक है तेरे पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मत दे दो हमें पैसे, हम तेरी फ़ोटोज़, हम भी मतलब खुद से भी तेरी फ़ोटोज़ लीक नहीं करना चाहते हैं, तो बस एक काम कर, हमारे लिए हमारे उस डिस्कॉर्ड सर्वर पे जिस पे तुझे सना ने ऐड कराया था उस पे किसी और इंसान को ऐड करा दे। जैसे ही वो इंसान यहाँ ऐड होगा हम तुझे इस डिस्कॉर्ड सर्वर से निकाल देंगे, हम तुझे इस चैट से निकाल देंगे और तू हमेशा के लिए हमारी नज़रों से दूर चले जाएगा और हम तुझे कभी भी परेशान नहीं करेंगे फिर। तो इस पॉइंट पे आर्यन को ये चीज़ समझ आ गई थी कि ये एक पूरी की पूरी साइकिल है। शायद से सना भी इस साइकिल में फंस चुकी थी इसीलिए वो गायब हो गई थी, या फिर शायद से ऐसा भी हो सकता है कि जो ये इंसान सना बनने का प्रिटेंड कर रहा था वो लोगों को ऐसे ही इनवाइट करा करता था इस ग्रुप में, पैसे के लालच में या फिर दोस्ती के लालच में या फिर रिलेशनशिप के लालच में। और अब यही सेम चीज़ आर्यन को अपने आप को बचाने के लिए भी करनी पड़ेगी। अब आर्यन के सामने दो रास्ते थे, या तो किसी अनजान मासूम इंसान को वो धोखा दे के इस चीज़ में धकेल सकता था जैसे उसके साथ हुआ था वैसा ही होने दे सकता था, या फिर यहीं रुक जाए वो और इस सिस्टम को अपने पे ख़त्म होने दे। और इस बार फाइनली आर्यन ने एक सही डिसीजन लिया। उसने इन लोगों को कहा कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी भी इंसान को रिक्रूट नहीं करूँगा। वो उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा मुश्किल समय था, सबसे ज़्यादा मुश्किल रात थी उसके लिए, क्योंकि उसके ये धमकियाँ आए जा रही थी, वो लोग उसकी फ़ोटोज़ भेजे जा रहे थे। इस पॉइंट पर आर्यन की बहन तक की फ़ोटोज़ उन्हें मिल गई थी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो सेम वाईफाई पे था इसलिए उसकी बहन की फ़ोटोज़ तक उसे मिल गई थी। तो उससे और भी ज़्यादा डर लग रहा था और उसका दिल बस डूबे ही जा रहा था दिन बर दिन। पर उसने एक बात समझ ली थी कि अगर वो ऐसा करता है और किसी और इंसान को लाता है और भगवान ना करे कि वो किसी लड़की को इस सर्वर पे लाता है, लाइक उसके खुद से किसी लड़की को बहला फुसला कर किसी लड़की को इस सर्वर पे लाता है, तो उसके साथ तो और भी ज़्यादा बुरा होगा। या फिर अगर वो किसी भी इंसान को लाएगा यहाँ पर तो उनका डिजिटल फुटप्रिंट तो और भी ज़्यादा ख़राब होगा। और वो मॉरली ये चीज़ नहीं कर सकता था किसी के साथ भी। पर सिर्फ मना करना काफ़ी नहीं था, आर्यन को इससे बाहर भी निकलना था। और जो उसने किया वो हर उस इंसान के लिए समझना ज़रूरी है जो कभी ऐसे जाल में फंस जाते हैं। सबसे पहले उसने पैसे देना बंद कर दिया पूरी तरीके से, क्योंकि हर रुपए जो वो देता था, हर क्रिप्टो करेंसी जो वो देने की कोशिश करता था, वो इन लोगों को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा था। दूसरा, उसने उन लोगों को रिप्लाई करना बंद कर दिया था। ऐसे ब्लैकमेलर्स आपके डर और आपके रिप्लाई पे ही जिंदा रहते हैं। जितना आप डरते हो, जितना आप बात करते हो, उतना उनका कंट्रोल बनता रहता है या फिर बढ़ता रहता है। और आर्यन ने बस जवाब देना ही छोड़ दिया था इन लोगों का। इसके बाद सबसे पहली जो उसने चीज़ करी थी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी उसके लिए। उसने सबसे पहले अपनी चुप्पी तोड़ी, उसने अपना साइलेंस तोड़ा
और उसने गिड़गिड़ा कर और कहीं ना कहीं शर्मिंदगी में भी ये सारी की सारी बातें अपने पेरेंट्स को बता दी कि मैं एक लड़की के चक्कर में फंस गया था, मैं ऐसे एक डिस्कॉर्ड सर्वर में आया, एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। इवन दो वो एक बड़ा इंसान था, 21-22 साल का था वो, उसके घर वालों ने फिर भी उसे डांटा, और उसके बाद डांटने के बाद, उसकी हालत समझने के बाद उन्होंने उसे समझाया कि तू डर मत, हम तेरे साथ हैं। आर्यन की एक छोटी बहन थी जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया, लेकिन आर्यन का एक बड़ा भाई भी था। तो जब उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे कि तूने अपने सारे पैसे गवा दिए यहाँ पर, तो कितनी ज़्यादा मेहनत करता था राइट, पार्ट टाइम जॉब करके, तब आर्यन के भाई ने पैनिक नहीं किया, उसने पूरा का पूरा आर्यन का साथ दिया। मतलब बेसिकली उसने उसे डांटा नहीं, उसकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करी और उसके साथ एम्पैथाइज करा उसने, क्योंकि आर्यन के बड़े भाई के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि अब जो हुआ वो हो गया, अब हम लोग इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे आगे और कुछ गलत ना हो जाए, ना तुम्हारे साथ ना किसी और के साथ। तो हर मैसेज का इन लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया, उन लोगों की डिटेल्स ली, उस ऐप के बारे में डिटेल्स ली, वो अकाउंट नंबर्स लिए जिस पे आर्यन ने पैसे भेजे थे, वो क्रिप्टो बैंक के नंबर लिए जिस पे आर्यन को पैसे भेजने के लिए कहा गया था, सब कुछ। फिर उन्होंने साइबर क्राइम की ऑफिशियल हेल्पलाइन पे रिपोर्ट किया, वो नंबर है 1930, और गवर्नमेंट की वेबसाइट cybercrime.gov.in पे भी इन लोगों ने कंप्लेंट करी। ये वो रास्ते हैं जो इंडिया में ऐसे साइबर क्राइम के लिए ही बने हुए हैं और जिनके बारे में ज़्यादातर लोग तब जानते हैं जब काफ़ी ज़्यादा देर हो जाती है। लेकिन थैंकफुली आर्यन के भाई ने उसकी इस चीज़ में मदद करी और उसका साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद सबसे पहली चीज़ जो आर्यन के भाई ने, मतलब सब कुछ रिपोर्ट करने के बाद, सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेने के बाद, सबसे पहली चीज़ जो आर्यन के भाई ने आर्यन से करवाई वो ये था कि भाई तू पूरा का पूरा ट्रेस हुआ है अपने कंप्यूटर, अपने फ़ोन की वजह से। तूने अपने कंप्यूटर में तो कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन तेरे फ़ोन में अभी भी वो ऐप है, जो चैट ऐप था वो है, इसको सबसे पहले डिलीट कर। तो उसने, आर्यन के भाई ने उससे सबसे पहले रिपोर्ट देने के बाद वो ऐप डिलीट करवाया उससे। उसके बाद उसने उसका फ़ोन क्लीन करवाया, बिल्कुल रीसेट करवा दिया, उसमें कुछ भी नहीं रखा था अब। और धीरे धीरे करके इन्होंने बाकी चीज़ें भी सिक्योर करनी शुरू कर दी, जैसे इन्होंने अपने घर में CCTV कैमरास लगा दिए थे। आई नो इट इज़ अ लिटिल ओवरबोर्ड, लेकिन इन लोगों ने अपने घर में CCTV कैमरास लगा दिए थे। इन्होंने अपने सारे के सारे दोस्तों को, इन रियल लाइफ दोस्तों को इस चीज़ के बारे में बता दिया था, अवेयर कर दिया था। इन लोगों ने पुलिस पे भी कंप्लेन कर रखी थी और एक FIR भी लॉन्च करा रखी थी कि इसके साथ ऐसा साइबर क्राइम हुआ है। इन लोगों ने और भी मजेज लिए थे, जैसे कि अपने फ़ोन तक में इन्होंने हर एक फैमिली मेम्बर के फ़ोन तक में इन लोगों ने VPN इंस्टॉल करवा दिए थे। और इसको फिर भी मैसेज आया करते थे अलग अलग नंबर से, अलग अलग जगहों में आर्यन को फिर भी मैसेज आया करते थे, लेकिन फिर भी ये लोग अब उन मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये हरासर्स थे, इनको जब समझ आया कि भाई ये इंसान तो ना हमें अब पैसे दे रहा है, ना तो ये हमारे सर्वर पर बैठा हुआ है, ना इससे चैट जो ऐप था हमारा वो इसके फ़ोन में इंस्टॉल्ड है, और ना ही ये आगे हमारी किसी चीज़ में मदद करेगा, तो इन लोगों ने आर्यन को धीरे धीरे करके पैसे बोल रहा हूँ मैं, इन लोगों ने धीरे धीरे करके आर्यन को मैसेज करना कम कर दिया था। हाँ, आर्यन के बहुत सारे पैसे चले गए थे जो कि कभी भी वापस नहीं आने वाले थे, लेकिन अब धीरे धीरे करके आर्यन का पीस ऑफ माइंड वापस आ रहा था और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था यहाँ पर। आर्यन अब एक विक्टिम नहीं रहा था इस चीज़ का। आर्यन अब खुश था कि वो इस दलदल से बाहर निकल चुका है और आर्यन अब सच में बच गया था, क्योंकि पता नहीं कितने पैसे चोरी कर लेते ये लोग इससे। वो डरा हुआ था, वो हिला हुआ था, लेकिन अब वो अपने घर में सुरक्षित था। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं पे एंड नहीं होती है। कुछ महीने बाद जब आर्यन की लाइफ वापस से नॉर्मल हो रही थी, तो एक रात उसे एक नोटिफिकेशन आया उसके मोबाइल फ़ोन पर, एक नया मैसेज रिक्वेस्ट एक अनजान अकाउंट से। आर्यन ने उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखी, एक छोटी सी अच्छी सी आर्ट वाली इमेज थी उसकी, बिल्कुल वैसी ही आर्ट जैसे कभी सना बनाया करती थी। और उस अकाउंट का पहला मैसेज था एक सिंपल सा, फ्रेंडली सा, हाय हाउ आर यू। ये मैसेज देखने के बाद आर्यन कुछ मिनट तक तो बस अपनी नोटिफिकेशन को, अपने फ़ोन को देखता ही रहा, क्योंकि वो समझ गया था कि ये चीज़ एक्चुअली में क्या है। आर्यन ये चीज़ समझ गया था कि वो जो सिस्टम था जिसकी उन्होंने कंप्लेंट करी थी वो कभी रुका ही नहीं। इस प्रोफाइल की जो फ़ोटो है, इस प्रोफाइल के पीछे जो लोग बैठे हैं, ऐसे कई सारे लोग आज भी ऐसे स्कैम्स कर रहे थे बहुत सारे लोगों के साथ। तो आर्यन ने ज़्यादा नहीं सोचा इस चीज़ के बारे में, उसने वो मैसेज कभी नहीं खोला, बल्कि उसने सीधा तक सीधा ये रिक्वेस्ट डिलीट कर दी थी और उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया था।
तो आर्यन तो इस चीज़ से बच गया था, लेकिन अभी जब आप लोग ये कहानी सुन रहे हो तब ना जाने कितने सारे लोग ऐसे सेम साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं। लोग ना जाने कैसे कैसे चीज़ों में फंस जाते हैं, उनके दोस्तों के द्वारा कही गई चीज़ों में या फिर किसी और लिंक के डाउनलोड करवाए गए चीज़ों के बारे में। लेट्स से कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक ऐप का कोई प्रो वर्जन डाउनलोड करना है तो आप किसी शेडी से वेबसाइट पे जाते हो, उस ऐप को खरीदने की कोशिश नहीं करते हो, आप किसी शेडी से वेबसाइट पे जाते हो। या फिर अगर आपको कभी कोई गेम डाउनलोड करना है तो आप किसी क्रैक वेबसाइट पे जाते हो, उस गेम का क्रैक डाउनलोड करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि उस क्रैक के पीछे एक्चुअल वैल्यू क्या है। क्योंकि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ फ्री नहीं है, तो आखिर कोई 4000 का गेम, 5000 का गेम या फिर कोई सब्सक्रिप्शन तुम्हें फ्री में क्यों देगा। इस झांसे में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के लोग। लेकिन आई होप कि इस स्टोरी के माध्यम से, अब इस स्टोरी के थ्रू आप लोग थोड़ा सा और सतर्क हो जाओ और अपने डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में तुम लोग और ज़्यादा सोचो। तुम लोग किससे मैसेज कर रहे हो, क्या मैसेज कर रहे हो, क्योंकि अब तो सब कुछ वैसे भी रीड होता है, राइट। किस इंसान को कैसी फ़ोटो भेजते हो तुम, जिस इंसान से तुम डिस्कॉर्ड पे बात करते हो, क्या वो सच में एक लड़की है या नहीं। इन चीज़ के बारे में माइंडफुल रहना। लेकिन ये स्टोरी अभी यहीं पे ख़त्म होती है। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइज लाइक द स्टोरी, और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अब अगले अपलोड में। बाय बाय।